अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शोर मौसमी तब्दीली का है, क्लाइमेटिक चेंज, और उसके असरात भी मरतब हो रहे हैं। और पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पर मौसमी तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। बल्कि अगर इस फ़हरिस्त को क्लोज़ कर दिया जाए तो पाकिस्तान 5वां मुल्क है जहाँ पर ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ज़्यादा असरात मरतब होंगे। और हम देख भी रहे हैं, जब ये ज़िक्र आया तो लोग कहते थे कि भाई मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या होंगी, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पिछले साल भी हमने इसको नोटिस किया और इस साल भी आप देखें कि मई में हम जो है ऐसा होता है कि एक दिन हमने एसी चलाया होता है और अगले दिन हमने लिहाफ फोड़ा होता है पंखे बंद करके। तो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। असल में ये मौसमियाती तब्दीली है क्या, और फिर हमें इससे क्या ख़तरात हैं? हमारी ज़राअत को सबसे बड़ा ख़तरा है इस मौसमियाती तब्दीली से। वो क्या ख़तरात हैं? इससे निपटने के लिए अब वो क्या रास्ता है? हमारा जो काश्तकार है वो बहुत परेशान है, उसको तो पता ही नहीं लग रहा कि ये मौसमियाती तब्दीली है क्या और इसके असरात क्या मरतब होंगे। तो ये काश्तकार को अब क्या करना है? महकमा ज़राअत इस हवाले से कोई हिकमत अमली बना रहा है, नहीं बना रहा। फिर हमारे पास जो पानी ज़ख़ीरा है वो क्या इतना रहेगा कि हम आइंदा आने वाले दिनों में अपने खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकें? ग्लेशियर्स हमारे पिघल जाएंगे, अगर पिघलते रहे इसी रफ्तार से तो कम हो जाएंगे। हमारे पास जो पानी दस्तयाब होता है उसका बड़ा ज़रिया जो है यानी ग्लेशियर से आता है। बारिश जो है वो इतना पानी नहीं फराहम कर सकती। तो पानी की कमी अगर दरपेश हुई तो फिर उसके मसाइल उभर कर सामने आएंगे। खुराक का मसला हमें पहले दरपेश है, लेकिन हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इस खित्ते में बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, और जिस तेज़ी से हम आबादी बढ़ा रहे हैं फिर हम अपनी खुराक कैसे पूरी कर पाएंगे? ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी है, और हमारे काश्तकार को भी परेशानी ला के इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है शहजाद साबिर साहब, आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं अलीम उल हसन साहब। अलीम उल हसन साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात में, और मौसम के जो असरात हैं उसमें इनका कितना अमल दखल है ये भी इनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज है इस पर महकमा ज़राअत के अंदर कुछ सेंसिटाइजेशन है, कुछ परेशानी है, हसासियत है कि भाई ये बड़ा मसला उभर कर सामने आ रहा है, या कूल हैं सब? नहीं, इसके ऊपर शुक्रिया बुखारी साहब। मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर तो हम पिछले कोई काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और वीट में, कॉटन में साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। और आपने इस दफ़ा भी देखा होगा कि वीट के सीज़न में हमें अनयूजुअल रेंस का जो सामना करना पड़ा। अभी ये ताज़ा स्पेल आया है उसमें कुछ समझ नहीं आया कि अब जो कॉटन का हमारा सीज़न चल रहा है, मैंगो का सीज़न चल रहा है, इसमें मई के महीने में कोई 5 दफ़ा हमें बारिशों का सामना करना पड़ा है। रिसेंट कल जो हमारी बारिश हुई है वो डिजलिंग हुई है, परसों अच्छी खासी बारिश हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त था। लेकिन पिछले दिनों में ज़्यादाबारी भी बहुत ज़्यादा हुई, उससे तो बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारी जगहों पे ओले बहुत बड़े बड़े साइज़ के पड़े। जी, ये बात ठीक है। ज़ालाबारी जब होती है ना, जो अगर तो ये किसी बड़े एरिया में हो, मैसिव, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। नॉर्मली ज़ालाबारी ये होती है कि एक बेल्ट में जाती है, पैचेज में एक बेल्ट में जाती है और उस बेल्ट को ये डैमेज करती है। ठीक है। ये अगर मैसिव एरिया में हो तो फिर ये ज़्यादा डैमेज करती है। और ज़ालाबारी से नॉर्मली क्रॉप बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती जब तक इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा। अब अगर ज़ालाबारी हुई है, ज़ालाबारी देखने में अगर स्कैटर्ड ज़ालाबारी है तो हम ये कहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एरिया पे नुकसान नहीं होता इसका। और इस दफ़ा भी जो ज़ालाबारी हुई है, ये परसों जो हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा एरिया पे। उसमें ये होता है फिर परसेंटेज ऑफ क्रॉप कितना डैमेज हुआ है। मसलन 1 एकड़ है, उसका 5% डैमेज हुआ है, 10% डैमेज हुआ है, तो वो फिर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं उसकी। ठीक है। तो हमें कहीं भी उसका 25% से डैमेज ज़्यादा नज़र नहीं आया कहीं भी। अच्छा, बागात पर भी यही सूरत हाल है? जी, बागात पे भी कुछ एरिया कबीरवाला का है, कुछ एरिया कहले मुल्तान का है, लेकिन हमें कोई ऐसा टेंजिबल इसका नुकसान नज़र नहीं आया। अलबत्ता आंधी चलने से जो नुकसान होता है वो फ्रूट का नुकसान होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो अभी स्पेल आया पिछले दिनों में, उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक परेशानी की लहर तो थी कि भी डेफिनेटली जब देखें जब सदियों से यहाँ लोग रह रहे हैं, और देखें कभी सितंबर में बारिश नहीं होती थी, कभी मई में बारिश नहीं होती थी,
तो ये जो हालात हैं ये तो क्लाइमेट चेंज की जर्द में ही आते हैं ना सारे, कि हम मई में कॉटन काश्त कर रहे हैं और बारिश कॉटन के काश्त के दौरान अगर बारिश हो जाए तो वो तो बड़ा नुकसान होता है। अब हम कॉटन की सोइंग के फेज में से गुजर रहे हैं। जिन लोगों को कॉटन जिन्होंने सोइंग की है अगर बारिश हो जाती है उनका नुकसान है, और जिन्होंने सोइंग करनी है अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है 5-7 दिन में उसका ज़मीन का वत्तर नहीं आता तो वो लेट हो जाएंगे। तो इस तरह के मसाइल तो बीज होते भी हैं। महंगा है, कपास का बीज भी महंगा है, लोगों ने अच्छा बीज लिया होता है तो वो जाहिर है अगर वो ज़ाय हो जाता है तो बड़ा हाँ नहीं, बीज देखें, बीज की कॉटन क्रॉप के हवाले से अगर बात करें तो जो मार्केट में बीज है वो तो रीजनेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। अगर वो ज़ाय हो गया, हाँ जी, ज़ाया हो गया तो उसकी कास्ट जिम्मेदार को पड़ जाती है। अच्छा, उसमें ना आप तो मार्केट की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, कहीं से लोग अच्छी वैरायटी, खास वैरायटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी महंगा भी लेके आते हैं जी, कोशिश तो होती है। वो देखिए वो ना हम उसको रिकमेंड करते हैं। देखिए अगर मुल्तान में 10-11 लाख एकड़ के ऊपर अगर कॉटन लगी है तो अगर 5-7-10 एकड़ के वाला जिम्मेदार कोई महंगी भी लगा दी है, तजुर्बात किए हैं उसने, तजुर्बात किए तो ये तो उसका अपना रिस्क है ना जी। हाँ जी, ठीक है। अलीम साहब ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमारा जो सिस्टम है मेट डिपार्टमेंट का, हमें आगाह करने का, फोरकास्टिंग का, वो मीट कर रहे हैं कि जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक है? हो सकता है आप इस पर कोई ज़्यादा बात ना करना चाहें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हमारे जानने के लिए तो ये ज़रूरी है ना। नहीं, जो फैक्ट्स हैं उनको तो नहीं निगलेक्ट कर सकते। हमारा जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है, मीडियम रेंज फोरकास्ट है, उसमें तो काफ़ी हद तक एक्यूरेसी है। ठीक है। और बाकी जहाँ तक एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात की, उसको भी ज़ाहिर है वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो अपग्रेड करता है डिपार्टमेंट। जिस तरह हमारा अभी प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे थे, तो इधर मुल्तान में वेदर रडार प्लान्ड है, इस साल इंशाल्लाह उसकी शुरू हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। 2 साल का प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह 2 साल बाद ये मुल्तान के 450 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस में जो है ना वो फोरकास्ट जो शॉर्ट रेंज की है 450 किलोमीटर के रेडियस में हम आप मतलब एक्यूरेसी के साथ जो है बता सकें इंशाल्लाह यूरोपियन स्टाइल पे हम कह सकेंगे कि इतने बज के इतने मिनट में ये सिस्टम इधर पहुंच जाएगा। और अच्छा, अभी तो ये गिला रहता है कि जी आप कह रहे होते हैं मौसम खुश रहेगा और बार बारिश हो रही है। नहीं, ऐसा तो अभी भी खैर नहीं होता। ये अभी मौसमियाती तब्दीलियां हुई है, इसमें तो यही कुछ हुआ है। इसमें तो जो फोरकास्ट है वो भी कहीं पीछे रह गया। वो ठीक है, जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितना एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब ऊपर पानी एटमॉस्फेयर में मौजूद है काफ़ी मिकदार में, जहाँ पे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिला, वहाँ पे नॉर्मली अगर 5-7 मिलीमीटर बारिश होनी है तो उधर 50-60 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। फिर सीजनल शिफ्ट, जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि हमारा विंटर सीज़न जो है वो स्क्वीज हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन कम हो रहा है, और समर सीज़न जो है वो बढ़ रहा है। फिर रेनी सीजन्स, बाज़ का जो है मॉनसून सीज़न अर्ली स्टार्ट हो गया, लेट स्टार्ट हुआ, फिर उसकी पीक जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। आम आदमी के समझने के लिए तो ऐसे ही है ना, जैसे वो कहते हैं जी बेमौसमी बारिशें। हाँ, मतलब उसको तो यही है ना कि जी बेमौसमी बारिशें, और जो मौसम हमने अपने प्लान में रखा होता है, जो मौजूदा मौसम की सूरत हाल है वो मुताबिकत नहीं रखता, उससे अचानक तब्दीली आ जाती है। बाज़ औक़ात आप बारिश की तवक्को कर रहे होते हैं, बारिश नहीं होती, और जब आप ड्राई वेदर आप सोच रहे होते हैं तो बारिश हो जाती है। तो ये बताइएगा कि इसमें जैसे अभी मैंने शहजाद साहब से पूछा कि महकमा ज़राअत क्या तैयारी कर रहे हैं, महकमा मौसमियात भी कोई तैयारी कर रहे हैं कि ये मेट की सूरत हाल है, बदलती सूरत हाल है। एक तो यहाँ आप रेडार लगा रहे हैं, दूसरे आपकी जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको इक्विप करना भी ज़रूरी है ना जी। आप उस पर तो हमारा रेगुलर प्रोसेस है। एक हमारे साइंटिस्ट जो हैं बाहर MS करने जाते हैं, PhD करने जाते हैं, स्पेशली जापान के साथ हमारा ये फ्लड रिलेटेड डिज़ास्टर से और सिस्मिक रिलेटेड हैज़र्ड जो हैं उन पे हमारी कोलैबोरेशन है जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ। हर साल हमें 2-3 स्कॉलरशिप देती है। मतलब हम ये समझे कि इक्विप्ड है मौसमियात। हमें ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से तो हमारा काफ़ी ज़्यादा, हमारे मेरा ख्याल 15-20 PhDs हैं हमारे डिपार्टमेंट में। तो बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न है, वो रिसर्च करते हैं इस तरह की अनयूजुअल इवेंट्स पे। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ होती हैं, कोई इवेंट है उस पे, ताकि आइंदा उसको टाइमली प्रेडिक्ट किया जा सके एक्यूरेसी के साथ। फिर बाकी सिस्टम की डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन की बात है।
एक इस्लामाबाद में रडार जो है वो फंक्शनल हो चुका है 2-3 साल पहले, फिर उसके बाद कराची में लगा है, अब ये तीसरा मुल्तान में है, ठीक है। और फिर चौथा सखर में है। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइएगा, चलें, ये तो हौसला अफजा बात है कि हमारी इक्विपमेंट भी ठीक हो रहे हैं और हमारी एचआर भी ठीक हो रही है और सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। ये बताइएगा कि आपकी जो आपके लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे जो सारी सूरत हाल है, अलार्मिंग है, तो उनकी राय है क्या कि हम किस किस्म के हालात का सामना करने जा रहे हैं और किस किस्म के खदशात जो हैं वो हमारे सरों पर मंडला रहे हैं? देखिए, हमारे एक क्लाइमेट स्टडी हुई थी 21st सेंचुरी के क्लाइमेट के हवाले से ना, उसमें हमने डिकेड वाइज जो है ना वो प्रिडिक्शन दी है, स्पेशली जो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ना, ये हमारे क्रॉप्स को भी इफेक्ट करती है। ये और स्टडी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से ना, क्लाइमेट इंडिकेटर्स और पाकिस्तान के नाम से वो, तो उसमें हम अगर एमिशन सिनारियोज जो अभी हैं वही कंटिन्यू करें उन्हीं सिनारियोज के साथ, तो जो हमारा फर्स्ट हाफ है 40, 50, 150, 60 तक की बात, तो इसमें तो हमारे पास एक्सेसिव है, वाटर भी है, रेनफॉल की भी ज़्यादती है, टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा राइज नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे ग्लेशियर भी डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब पानी की 2050 के बाद जो है, हाँ 60 के बाद जो है, 60 के बाद जो ड्रास्टिक चेंजेस, बिल्कुल बिल्कुल वाटर अवेलेबिलिटी पे स्पेशली जो है ना वो हमें काउंटर मेजर्स लेना पड़ेंगी। इसका शहजाद साहब एक आसान जवाब तो ये है कि पता नहीं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन कौन बचता है, 2060 तो लंबा अरसा है, लेकिन ये है कि अभी जो है हमें खुराक का थ्रेट जो है वो हमारे ऊपर मंडला रहा है। अगर देखें ना, जो मौसमियाती तब्दीली होती है और इसी तरह जारी रहती है तो किसी भी वक्त हमारी किसी भी क्रॉप को धचका लग सकता है। मैं इसका जवाब आपसे लूँगा कि महकमा ज़राअत अब इस धचके से बचने के लिए किस हद तक तैयार है, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम क्लाइमेटिक चेंज पे बात कर रहे हैं और ये मौसमी बदलते असरात जो है हमारी ज़राअत पर किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं। क्या हमारी इस बदलते मौसमी असरात से हमारी खुराक की ज़रूरियात को भी थ्रेट है या नहीं है, ये हमारा आज का मौजू है। वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहकम हमाद साहब ने। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इन पे उनकी क्या राय है। मैंने शहजाद साहब वक्फे से जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था और उसका जवाब मैंने कहा था कि बाद में लूँगा, और सवाल ये था कि ये जो सूरत हाल है, ये अचानक अगर हमारी किसी क्रॉप को झटका लग गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम खुराक की किल्लत का शिकार हो जाए और बहुत परेशानी सामने आ जाए? देखिए, अब आज से 20-30 साल पीछे चले जाए ना, तो राइस जोन में लोग राइस बहुत खाते थे, और जो हमारा बरानी एरिया वहाँ बाजरा और जो है ना मकई की रोटी अक्सर लोग खाते थे, और वो हेल्दी भी है, सुना है कि उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है। और सर्दियों में अक्सर घरों में मकई की रोटी बनती थी। अब ये ऐसा हो गया कि वक्त के साथ साथ हम सारे गंदम पे मुंतकिल, हाँ जी, हम सारे गंदम पे शिफ्ट हो गए हैं और हर घर की ज़रूरत गंदम बन गई है, या राइस जो है कभी ओकेजनली कोई फंक्शन हो तो वहाँ पका लेते हैं। सो ये नहीं है कि हमारे पास गंदम की प्रोडक्शन कम है, हमारे पास प्रोडक्शन ठीक है, हमारे पास एरिया अच्छा ग्रो होता है। इस दफ़ा भी जो हमारे लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मसलन मुल्तान में पर एकड़ पैदावार जो है पिछले साल से ज़्यादा हुई है। पिछले साल से पर एकड़ पैदावार हमारी इस साल भी ज़्यादा हुई है, ठीक है ना जी। पिछले साल मुल्तान पंजाब में पहले, पाकिस्तान में पहले नंबर पर था, इस दफ़ा इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है ना जी। साहिवाल इस दफ़ा लीड कर गया। तो ये नहीं कि हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन मुसलसल इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमारी आबादी का प्रेशर भी उसी तरह से बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा दोनों काम है, एक तो आबादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दूसरा जो है हमारी मुंतकली जो हो रही है देहात से शहरों की तरफ, वो भी दबाव पैदा कर रही है ना जी। ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास जो सरप्लस होती है, इस दफ़ा हमारी जो पंजाब की प्रोडक्शन है 20-21 मिलियन टन से 20-21 मिलियन टन से ज़्यादा हो गई है, तो हिस्टोरिक अचीवमेंट है।
ये नहीं कि प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, ये है कि हमारी कोरिलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होती जा रही है। मैच कर रही है, नहीं कर रही। एक जो है फूड शिफ्टिंग जो है ग्रेन के ऊपर, हम ग्रेन में से वीट के ऊपर शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना जी। दूसरा ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। हम अगर कहें कि राइस हमारे पास जितना पैदा होता है, हमारे पास मेज़ जितनी पैदा होती है, कि फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं इनको अगर हम मिला के देखें तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम खाने की चीज़ें, खाने की बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, और बड़ा उसमें बिल है, बड़ा जो हिस्सा है वो एडिबल ऑयल का, एडिबल ऑयल है, चाय की पत्ती हम बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें मंगवा रहे हैं। सो ये देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी डेली खुराक का शायद अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। खुराक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारी जो ऑयल देखिए एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है ना जी। ऑयल को वैसे चाय के बगैर गुजारा नहीं है। और ये देखें जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है कि हम गंदम की पैदावार बतदरीज बढ़ाएं, और जो ऑयल सीड है, चूँकि ऑयल सीड रबी क्रॉप को कम्पीट करता है, रबी में वीट है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर मुसलसल हम गंदम की पैदावार देखें, पिछले 3-4 साल में 33-34 मन से हम 38 मन पे आ गए हैं गंदम की पैदावार। मुल्तान, अगर हम सिर्फ मुल्तान की बात करें तो बाकी पंजाब में भी ऐसे ही चल रहा है। अब जो एरिया गंदम से निकल रहा है वो सारा ऑयल सीड के ऊपर लग रहा है। ऑयल सीड का एक बहुत बड़ा एरिया इंक्रीज आ रही है, ठीक है ना जी। और ये दोनों कंपीटिंग क्रॉप्स हैं, दोनों एक ही सीजन में लगती है। इसमें मेरे ख्याल है वो प्रेशर कम होगा हमारे जो जी, डेफिनेटली जब हमें जो नए एरियाज एक्सप्लोर करें, ऑयल सीड के ऊपर हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, हमें को 2-3 पानी लग जाए तो ये पक जाता है, अगर बारिश भी एक आध हो जाए तब भी ये इसकी पैदावार अच्छी आ जाती है। और हमें जो रोही का एरिया है, जो हमारा कोई तकरीबन 60-65 लाख एकड़ है, उसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं ऑयल सीड के लिए, और ऑयल सीड हमारी वहाँ शिफ्ट होती है, तो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम हमारा जो है ना एक्सपोर्ट, ये बड़ा दबाव है हमारे जी बोर्ड के ऊपर, अच्छा वो कम हो जाएगा। ठीक है अलीम साहब, ये अभी हमने ओखे सोखे मई का महीना गुजार लिया, बारिशें भी होती, जालाबारी भी होती रही, और बाकी तूफानी हवाएं भी चली। तो ये इस वक्त मौसम था कपास की सोइंग का ना, कपास हम काश कर रहे थे। अच्छा, इस मौसम को देखते हुए अब माहिरीन कह रहे हैं कि जी आप 15 दिन मजीद भी सोइंग कर सकते हैं, ऐसे है ना जी। अच्छा, 15 दिन का क्वेश्चन मजीद दे दिया है कि मौसम ठीक है। तो आपकी साइंस क्या कह रही है कि जून का महीना, उसकी फोरकास्ट क्या होगी, क्या असरात? जून की अगर रेन वाइज देखें तो रेन तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीक है 5-6 जून तक ना। अच्छा, तो उसके बाद ड्राई पीरियड है, तो 2-3 हफ्ते, फिर लास्ट वीक जो है ना 23 जून या 24 से फिर एक और स्पेल है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी जो है ना वो नहीं लग रही। लेकिन जो टेम्परेचर है वो अब पिछले साल से कंपेयर करें तो हमारा मार्च, अप्रैल, मई तीनों माह जो हैं पिछले, वो रिलेटिवली कूल गुजरे हैं। टेम्परेचर इस मरतबा सिर्फ 2 दिन गुजरे अभी तक जहाँ पे 44 तक टेम्परेचर राइज किया है, अदरवाइज टेम्परेचर नॉर्मल रहे हैं। ये जून जुलाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जून में भी टेम्परेचर जो है वो बिलो नॉर्मल रहने की ही तवक्को है हमारे इस रीजन में भी, और हाई टेम्परेचर नहीं होगा, हाई टेम्परेचर होंगे जो नॉर्मली यहाँ पे होने चाहिए 50, 48, 50 तक पहुँचने, उस तक शायद ना पहुँचे जून में भी। हाँ जी। अच्छा शहजाद साहब, ये खुशखबरी है या बुरी खबर है कपास की का शहर? नहीं, कपास में हमें टेम्परेचर बुखारी साहब जो है ना जुलाई अगस्त में वो हमें डिस्टर्ब करता था कि हमारी शेडिंग हो जाती थी, ठीक है ना जी। और वैसे भी हमें ज़्यादा जो हवस होता है, फिर वो बारिशें होती हैं, वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। मसलन हमारी जो 15-16 के बाद कपास ख़राब होनी शुरू हुई है, तो वो हमें जो डिस्टर्ब किया जिन चीज़ों ने, उनमें बारिश सबसे ज़्यादा थी। सितंबर के महीने, अगस्त के आखिरी हफ्ते में और सितंबर के पहले 10-12 दिन बारिश, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और इसी वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान कपास का होता रहा है। और जब कपास खेड़ी हुई है, पकी हुई है, ठीक है ना, चुनाई के काबिल है, उसके ऊपर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है ना जी। तो हमें बारिश जो जुलाई ना हो, हाँ जी, जुलाई में बेशक हो जाए, लेकिन अगस्त सितंबर में बारिश, हमें जो बारिश ना वो नुकसान करे। डॉक्टर साहब, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, मैंने आपको मौका दिया कि पहले आप ज़रा इम्यून हो जाए ना ये हालात से। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो मौसमी बदलते हालात हैं, ज़ाहिर है हमारी ज़राअत के लिए थ्रेट हैं,
और ख़ुराक के लिए भी ज़ाहिर है बड़े खदशात मंडला रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? आप बतौर साइंटिस्ट क्या समझते हैं? हमारा काश्तकार परेशान है, क्या हमें कोई बदलते हालात के मुताबिक अपनी एग्रीकल्चर की अडॉप्शन करनी चाहिए, या हमें कोई स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए जो क्लाइमेटिक स्मार्ट हो? क्या क्या करना क्या चाहिए? जैसे शहजाद साहब कह रहे थे ना, साइट स्पेसिफिक हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, कि पहले हमें फोरकास्टिंग मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग रेनफॉल सीज़न की। उसके बाद फिर हम वो तो अभी रेडार लग रहा है जी, वो रेडार लगेगा तो फिर एक्यूरेसी आ जाएगी। अभी आपने डिटेल से टाइम के लिए है, मीडियम शॉर्ट और मीडियम के लिए, लॉन्ग के लिए क्लाइमेटिक मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हाँ तो वो उसको आप खुद स्टडी करते हैं या बाहर से आता है? ग्लोबल मॉडल्स हैं, उनको फिर डाउन स्केल किया जाता है और फिर अपने रीजन के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करके फिर फोरकास्ट। उसके लिए हमारे पास एक्यूरेसी है? उसमें ग्लोबली प्रॉब्लम है कि जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं उसमें एक्यूरेसी कम होती जाती है। ठीक है, एक जो है ना साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि इस सीज़न में यहाँ पे बारिश होनी है तो उसके मुताबिक फिर कराप को ढालना चाहिए कि अब इस सीज़न में यहाँ पे कराप पॉसिबल है, वो वाली कराप या नहीं है। एक दूसरा, मैंने पहले भी एक अर्ज़ किया था कि रेजिस्टेंट कराप को जो है ना लाना चाहिए, जिसमें हमारी ब्रीडर प्लांट ब्रीडर हैं वो हेल्प कर सकते हैं कि ठीक है कॉटन सेंसिटिव है इसमें रेनफॉल के, तो कुछ ऐसी वैरायटी हमें लानी चाहिए जो सेंसिटिव ना हो, इसमें रेजिस्टेंट हो, जिसमें रेनफॉल वगैरह के लिए। तो उस पर भी ब्रीडर काम कर रहे हैं, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसके साथ ये है कि जब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हमारे पास होएगी तो उसके मुताबिक फिर फार्मर को भी इन्फॉर्म किया जाए मुख्तलिफ। अभी जो दस्तियाब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जी, आप क्या महसूस करते हैं कि वो अप टू डेट है? जैसे दुनिया में है वैसे हमें मिल रही है? अप टू डेट है, वो जर्नल है एक लॉन्ग टर्म। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक फोरकास्टिंग होनी चाहिए कि ये कहा जाता है कि कल रेनफॉल होएगी। अब कल का पता नहीं है कि किस टाइम रेनफॉल होगी। फार्मर जो कॉटन का फार्मर है उसने तो अपनी स्प्रे वगैरह करनी है, प्रैक्टिसेस वगैरह करनी है, उसकी बारिश के साथ डिपेंड कर रही होती है। एक्यूरेट टाइम चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में जी, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो आपको अवेलेबिलिटी है उससे आप मुतमिन हैं? या मुझे तो लगता है कि अभी तक हम यहाँ पाकिस्तान में क्लाइमेटिक चेंजेस को सही तरह समझ भी नहीं पाए। लॉन्ग टर्म असल बात ये है कि हमें अगर पूछा जाए, अलीम साहब भी बैठे हुए, पूछा जाए कि जी क्या होगा, जी बारिशें ज़्यादा होगी तो कुछ पता नहीं है, बारिशें ज़्यादा होंगी, ड्राई वेदर होगा तो कुछ पता नहीं है, हीट वेव आएगी तो कुछ, जैसे हम पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और लेकिन हीट वेव से तबाही हो गई। इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे हीट वेव आएगी लेकिन अचानक जो है मैं बता दूं, फरवरी में हमने मीटिंग की थी जिसमें शहजाद साहब भी थे कॉटन के हवाले से कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग की जाए। उस वक्त हमने सारे डिपार्टमेंटों से जो मेट्रोलॉजी की हैं कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग ली थी कि हमें बताएं ताकि हम फार्मर को और पॉलिसी मेकर को बता सकें कि किस तरह हम जो है ना कॉटन को सरवाइव करें या कितना करें। तो उसमें जो हमें बताई गई थी, तो अब उसके अपोजिट आ रहा है। शायद शहजाद साहब को याद हो कि उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में कोई इतना एक्सपेक्टेड रेनफॉल नहीं है। तो फिर भी ये कहा गया था कि मई के बाद तो ड्राई सीज़न है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होना है। तो वो थोड़ी एक्यूरेसी नहीं आ रही, जिससे फार्मर भी डिस्टर्ब है, हमारी एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब है। तो एकदम मौसमियात कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अपने हाथ पैर फूले हुए हैं, वो समझ ना आ रही होगी करना के। अच्छा, हमारे पास जो लोगों के पास आम अवेलेबिलिटी है वो मोबाइल पर जो ऐप्स हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा, ऐप्स की भी ये सूरत हाल है कि आज आप देखेंगे सुबह ड्राई वेदर दिखा रहा है, सुबह पता लगता है जी सुबह जब उठें तो वो बारिश दिखा रहा है और घंटे बाद बारिश हो रही है। ऐसे ही है, ये ऐप्स जो हैं वो रेगुलरली अपडेट हो रही होती हैं। मॉडल्स जो है ना, वो जो ग्लोबल मॉडल्स हैं वो ऑलमोस्ट 6 आवर्ली उनको सिमुलेट किया जाता है। चेंजेस आ रही हैं जैसे जैसे उनकी आपने देखा है, आपने लेंटर डालना है, छत डालनी है, आपने देखा है कि ये इतवार वाले दिन जो है ना मौसम ड्राई होगा और आपने फैसला कर लिया, पता लगता है कि उसी दिन बारिश हो रही है, आपने तो ये ऐप्स देख के फैसला वो तो ये ज़ाहिर है ग्लोबल डाटा है ना, ग्लोबल मॉडल्स की आउटपुट है, उसी पे ये जनरेट करते हैं। तो जो इस तरह प्लानर्स हैं जिन्होंने कल्टीवेशन करनी है या स्प्रे करना है, लेंटर डालना है, तो उनको चाहिए जो मेट ऑफिस है उनसे डायरेक्ट जो है ना रब्ता करके पूछते हैं कैसे रब्ता करें। एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मौसमियात पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मौसमियात पर और उसके असरात पर।
अलीम साहब, वक्फे से जाने से पहले आप कह रहे थे कि जी वो महकमा मौसमियात से रब्ता करें जिसको भी ज़रूरत हो, तो वो आपका कोई हेल्पलाइन है, किस तरह रब्ता करें? और ये सारे लोग अगर रब्ता करने लग जाएं तो आपके पास इतना सिस्टम है कि आप सबको बता सकें? नहीं, सच हमारी वो IVR नंबर भी है, वो इस्लामाबाद में है। आप अपनी ऐप लॉन्च क्यों नहीं करते? हमारी ऐप लॉन्च हुई है, वो ये एक्यूरेसी है, लेकिन लोग जो है वो बाहर की ऐप्स पे जाते हैं, उन पे नहीं, हमारा एक्चुअल ना जो है सिस्टम उस तरह का नहीं है जिस तरह इंटरनेशनल ऐप्स जो है ना उनका। हमारी ऐप जो है हमारे मॉडल्स की आउटपुट पे बेस कर रही है, 3 डेज़ की फोरकास्ट उस पर अवेलेबल है तहसील लेवल तक। बाकी जो आपने बात की, ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए हमारा स्पेशलाइज्ड यूनिट है नेशनल एग्रोमेट सेंटर। वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे सीजनल फोरकास्ट की, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज 3 मंथ्स की फोरकास्ट वो हर सीज़न के लिए इशू करते हैं। उसमें डेट वाइज होता है कि इन डेट्स में मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर ये रहेगा और रेनफॉल की मसला है वो ट्रस्ट का आ गया। अभी आपने हमें जून जुलाई की फोरकास्ट दी है, देखते हैं कि वो कितनी पूरी होती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये चलें, हमें ज़ाहिर है अपनी ज़राअत को रिव्यू करना है बदलते मौसमी हालात के साथ साथ, लेकिन एक मसला और दरपेश है, और वो ये जो मौसम बदल रहा है इससे हमारे ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, और हमारे पास पानी का ज़रिया तो यही ग्लेशियर्स है। बारिश है तो ये इतना सब कुछ नहीं हो सकता, वही बारिश वहीं ग्लेशियर्स पे होती है, वहाँ टेम्परेचर राइज करता है तो वो पिघल कर आते हैं। तो अगर इस तेज़ी से ग्लेशियर पिघलते रहे तो फिर हमारी ज़राअत किस तरह मीट कर पाएगी इस बदलते हालात से? सर, हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लेकिन अगर इसको प्रॉपर मैं देखूं तो इसको हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो अगर आप थोड़ा सा अपने माजी को रिकॉल करें, आपको सर्दियों में ये न्यूज़ मिलेगी कि सर्दी का जो है ना 70 साल रिकॉर्ड टूट गया, 50 साल रिकॉर्ड सर्दी का टूट गया। तो एक जगह टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे इसके बरअक्स जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज़ भी हो रहा है। स्पेशली जो है ना इसमें पोलर्स एरिया जो है ना, मैं यही आपको रोकना चाहूँगा। अगर हम ये कहते हैं कि 50 साल रिकॉर्ड टूट गया और 70 साल रिकॉर्ड टूट गया, तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी ऐसे ही मौसम आए ना जी, ठीक है ना, तो ये फिर तो क्लाइमेटिक चेंज जो है इस खिते के लिए नई ना हो गई। तो जाहिर है अगर हमारा मई में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है, 70 साल रिकॉर्ड टूट गया है, तो 70 साल पहले भी इसी तरह की बारिशें आई होंगी। नहीं, इसमें एक्सट्रीम आ रही है कि एक दफ़ा ठंडक हुई उससे भी फिर डिग्री 1 डिग्री कम हो गई। तो आपका सवाल था कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर वाकई इस सीज़न में पिघल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो है ना विंटर में दोबारा बर्फबारी भी वहाँ पे हो रही है। तो कुदरत ने उनको तकरीबन मेंटेन रखा हुआ है, कोई इतना ख़ास उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो नीचे वाले एरिया हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, इसमें जो है ना रेनफॉल वगैरह का ज़्यादा मसला हो रहा है। चलें डॉक्टर साहब, ये आप हमें तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन हम तो परेशानी का शिकार हैं कि जो ग्लेशियर नहीं, एक्चुअल हमारे यहाँ ना सिर्फ ये कराकम के ग्लेशियर्स हैं, एक जो 5 ग्लेशियर्स हैं जिन पे हमारी स्टडी हुई थी, तो बाकी सारे रिट्रीट कर रहे हैं, एक है जो प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, तो बाकी वो सीजनल वेरिएशन से हट के जो स्टडीज़ होती है ना, वो सीजनल वेरिएशंस को इनकाउंट करते हुए वो की जाती है। आपके ख्याल में खतरा मंडला रहा है? बिल्कुल, वो तो जाहिर है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उनके जो पिघलने की रफ्तार बढ़ेगी और इन इलाकों की हैयत भी बदल जाएगी, फिर तो मंजर भी बदल जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल है कुछ झीलें एरिड हो जाएंगी और ग्लेशियर लेक्स का बनना, फिर जो हम ये मार्च अप्रैल में ग्लोफ इवेंट्स होते हैं उनका होना, ये ज़्यादा हो जाएगा कम आने वाले सालों में। अच्छा शहजाद साहब, आपके अंदर एक साइंसी रुझान भी है, आप ये बताइएगा कि अभी जो पानी है हम उसमें भी शॉर्टेज का शिकार हैं, ये पानी कमी है और हम अपनी फसलों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे ज़राअत में गुंजाइश मौजूद है कि हम अपनी जो ज़ेर काश रकबा है उसको बढ़ा सकें और उसके लिए हमारी काश के लिए पानी दस्तियाब हो, ऐसा कोई है? नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा कि आपने जो कहा कि पानी की शॉर्टेज है, मैं इसको ऐसे देखूंगा कि हमारे पास पानी की स्टोरेज नहीं है। हमारे पास पानी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास पानी की स्टोरेज नहीं है। जो हम ये अभी जो महीने आने हैं, 2-3 महीने आने हैं, इसमें हमारे पास इतना वाफर पानी होता है कि हमारे से फ्लड संभाले नहीं जाते। हाँ, सबसे बड़ा और अहम काम ये होता है कि इस पानी को समंदर में किस तरह गिराना है सेफली, अपने ज़मीन को बचाना है और अपने ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक है नहीं। पानी हमारे पास है लेकिन हमारे पास उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, या हम उसको मैनेज नहीं कर पाते उन दिनों में।
मिसाल के तौर पे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेजरवायर्स बनाए हुए हैं, इवन फार्मर्स ने अपने रेजरवायर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े रेजरवायर्स हैं उनके पास। जब दरिया में पानी आता है तो लिफ्ट करके अपने रेजरवायर फिल कर लेते हैं, तो फिर वो सारा साल चलते रहते हैं। सो ये चीज़ों को इतना ज़्यादा इशू है नहीं, मतलब अभी हम अपनी ज़ेरे काश रकबे को बढ़ा सकते हैं। आपने जो आपका जो कंसर्न है वो ठीक है। देखिए, हमारा कंसर्न ये है कि हमें पानी अवेलेबल होना चाहिए फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे पिछले साल हमारी कॉटन इसलिए नहीं लग सकी कि टेल के ऊपर हमें पानी नहीं मिला। ठीक है ना, इस दफ़ा अगर हमें पानी मिला तो हमने पिछले साल से ज़्यादा कॉटन काश्त कर ली है। सो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं। तो शहजाद साहब, इसको ज़रा मैच करके जो आबादी के बढ़ने का तनासब है उसको भी अटैच कर रहा हूँ जी। देखें ना, जिस शरह से अगर हमारी आबादी बढ़ रही है उसी शरह से हमारा ज़ेरे काश रकबा भी बढ़ना चाहिए, हमारी खुराक की ज़रूरत भी उसी सा। क्या हमारा सिस्टम इसको सपोर्ट करेगा कि ये हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है हमारा ज़ेरे काश रकबा जो है उसमें इजाफा हो? नहीं, हमारा मौजूदा सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब हमारे नए, हम कहते हैं ना कि नए एरियाज हम काश्त करें, मतलब हमारे पास रूही है, थल है, ठीक है ना, ये एरियाज हमारे काबिल काश्त हो सकते हैं। अगर वहाँ गंदम लगती है तो गंदम की पैदावार 15 मन आती है, तो अगर वहाँ बेहतर रिसोर्सेज होंगे तो वो भी 38 मन लेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा रकबा है ना ऐसा पड़ा हुआ जो काबिल काश्त नहीं है। अगर हम सिर्फ मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में तो हमारे पास इतना रकबा ही नहीं है। हम तो मतलब 37 लाख एकड़ है, 37 लाख एकड़ में से अगर ज़मीनें, नहरें, पानी, सड़कें ये सारा निकाल दें, कनाल एरिया, तो 32 लाख एकड़ तो हमारे पास पहले काश्त हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये आगे बढ़ने की बात है। डॉक्टर साहब, ये जो मैटर है ये बड़ा सीरियस है, लेकिन हम 22 करोड़ से 25 करोड़ पे पहुँच गए अचानक। ऐसे ही मरदमशुमारी होती है, पता लगता है कि जंप लगाया कहीं पहुँच गए। जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम अपनी एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं। शहजाद साहब ने कहा कि हमारे पास पानी के रिजर्वायर नहीं। पानी के रिजर्वायर अगर हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए, अभी हमारे पास काफ़ी रकबा बलूचिस्तान का और सिंध में पड़ा हुआ है। कच्ची कैनाल का प्रोजेक्ट तकरीबन कोई पिछले 17 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अगर वो चालू हो जाती है तो उससे काफ़ी रकबा हो जाए। इसी तरह सिंध में जो है ना रेणी कैनाल है, तो उसका भी 8000 क्यूसेक का अपना है प्रोजेक्ट। रास्ता तो अब यही है ना कि हमने अपना ज़ेरे काश रकबा एक्सटेंड बढ़ाना है। इसको बढ़ाएंगे तो फिर आबादी की उसके लिए हमें पानी चाहिए। जो पानी हम इस रकबे पे पूरा नहीं कर पाते, जो हमारा स्टोर पानी है, तो अगर हमें पानी को स्टोर करके फिर रकबे के एक्सटेंड की तरफ जाना पड़ेगा। बलूचिस्तान में बाकी मादनियात वगैरह भी हैं, लेकिन मैदान भी काफ़ी पड़े हुए हैं, सिंध में भी पड़े हुए हैं, और कुछ एरिए जो हमारे थल वगैरह के हैं तो वहाँ पे भी कुछ जगहों पे जो है ना सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है पानी वगैरह को। तो ये पॉसिबल है, मतलब हमारे पास पोटेंशियल है, गुंजाइश है। और वैसे भी अलीम साहब ने कहा है कि जी 2050-60 तक तो जो है वो निस्बतन हम सेफ है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो बदलते मौसमी हालात हैं, क्योंकि हम भी यहाँ बैठ के डरा रहे होते हैं काश्तकारों को, वो पहले भी सहमे हुए हैं कि जी पता नहीं क्या बनेगा हमारे साथ। इन हालात में आप काश्तकार को कोई पैगाम देना चाहें कि जी वो इस सारे बदलते हालात का मुकाबला किस तरह करें? हाँ जी, ये देखें, अब इस मौसम की अगर हम बात करें तो कपास की फसल लग गई है और जो आम की फसल है वो मैच्योर हो रही है, तकरीबन मैच्योर हो चुकी है, और 10-15 दिन में वो आम आना शुरू हो जाएगा मार्केट में। पंजाब का, सिंध का आना शुरू हो गया। ठीक है, तो मेरी गुजारिश ये होगी जो काश्तकार हैं वो महकमा ज़राअत के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। एक तो वो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुसलसल जो है ना अपनी जो साइट्स हैं, वेदर की साइट्स, वो विज़िट करते रहें। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चूँकि रेगुलर उनको एडवाइजरी दे रहा होता है मुख्तलिफ़ तरीके से, तो वो भी अपडेटेड होते हैं कि बारिश कब होनी है, आंधी कब आनी है। ये चीज़ें हमारे पास ऑलमोस्ट अपडेटेड होती हैं। अगले 15 दिन की एडवाइजरी है क्या कि भाई आप कह रहे हैं कि कपास भी काश्त करें, तो साथ साथ फिर मशवरा भी दे देना कि कपास काश्त करें तो क्या एहतियातें करें या ना करें? देखिए, अब एडवाइजरी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे मुझे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पिछले दिनों में हमारे पास एडवाइजरी आई थी उसमें यह था खानेवाल और मुल्तान में बारिश थी। विहाड़ी का पार्ट, खानेवाल का पार्ट, विहाड़ी का और मुल्तान का। मुल्तान में मसलन मुल्तान तहसील, कबीरवाला तहसील, ठीक है ना जी, खानेवाल तहसील और मियाँ जन्नू तहसील, इसी तरह विहाड़ी और बूरेवाला तहसील, ये पार्ट्स ऑफ मेलसी, जहानिया, दुनियापुर, करोड़ पक्का और लोधरा, और ये जलालपुर पीर वाला कुछ मुकम्मल पार्टली शावरिंग थी।
और इसमें हैवी रेन थी। इसी तरह से अगले जो 15 दिन हैं उनमें भी हमारे पास जो फोरकास्ट आ रही है उसके मुताबिक अगले 3-4 दिन हमारे लिए ड्राई है। और उसमें ये है कि जहाँ जहाँ ज़मींदारों को ज़मीन वतर आती है वहाँ वो कपास को काश्त कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई मशवरा देना चाहेंगे काश्तकारों को इस मौके पर कि भी ये जो बदलते हालात है इसमें कैसे मुकाबला करना है? काटन के हवाले से पूछा है कि काटन पानी की क्योंकि सेंसिटिव है, तो महकमा ज़राअत वाले भी यही एडवाइस करते हैं कि कोई ना कोई उसका ड्रेनेज का सिस्टम फार्मर रखे कि अगर उसका पानी ज़्यादा हो जाता है तो किसी तरह उसको निकाला जा सके, स्पेशली जो है ना अगस्त और जो है ना सितंबर में। तो बाकी जैसे प्रैक्टिसेस करनी है, स्प्रे वगैरह करनी है या फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करना है तो वो फोरकास्टिंग, शॉर्ट फोरकास्टिंग ऐप्स वगैरह पे देख के मतलब अप्लाई करें तो वो फ़ायदेमंद होएगा। ठीक है अलीम साहब, आप कोई जो अभी एडवाइजरी है आपके ज़हन में, क्योंकि शहजाद साहब ने कहा कि अगले 15 दिनों में हम कपास काश्त कर सकते हैं जिनकी रह गई है, यस, तो उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि अभी 2 दिन जो है ना, ये 31 यकम और 2 जून, ये मजीद वेट कर लें। ऐसा ना हो कि कल वो काश्त करें और बारिश हो और फिर वो कहें जून के जो 2 वीक हैं वो हमें सूट करेंगे। हाँ, फर्स्ट वीक तक पीरियड एक्सटेंड किया ना इन्होंने, लेकिन करंट कंडीशंस को देखते हुए वेदर स्पेल अभी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 दिन मजीद वेट जून के जो दोनों वीक हैं इसके बाद उसमें होपफुली जो है वेदर ड्राई रहेगा। बिल्कुल, ये पहले 2-3 दिन निकाल के इसमें हम जो है ना इसमें हम काश्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की है क्लाइमेटिक चेंज पे और ये जो मौसमी तब्दीली है इसके असरात हमारी ज़राअत पर क्या मुरतब हो रहे हैं, क्या खुराक को भी खदशात हैं। मसला ये है कि ये सिर्फ हमारा मामला नहीं है, पूरी दुनिया के इश्यूज़ हैं। क्लाइमेटिक चेंज भी पूरी दुनिया का इशू है। हम उन मुल्कों में हैं जो इससे ज़्यादा मुतासर होंगे, और अगर हमने मुतासर होने का हमें पहले बताया जा रहा है तो उसकी तैयारी भी हमें पहले करनी चाहिए। काश्तकार भी ख़ुद को ज़हनी तौर पे तैयार रखें और अपनी काश्तकारी के जो अंदाज़ है उसको थोड़ा सा बदलें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप ड्रेनेज का रास्ता बना के रखें कि अगर बारिश होती है तो पानी निकल जाए, खड़ा ना हो। बाकी फसलों को भी कोशिश करें इस तरफ आएँ। कुछ काम है जो साइंसदानों ने करना है, आपको अच्छी वैराइटीज़ देनी है जिनमें रेजिस्टेंस हो, मौसमियात के हवाले से वो रेजिस्टेंस हो, और फिर जो है आपको टेक्नोलॉजी देनी है, वो उनका काम है। लेकिन जो कुछ आपने करना है वो भी ज़रूर करें ताकि हम अपनी खुराक में, ज़राअत में इसी तरह खुद कफालत हासिल करते रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।